हेलो बच्चों। तो बच्चों आई होप आपने अभी तक जो हमने वेक्टर्स के जो लेक्चर्स किए हैं उन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। और जो पिछले क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, आपने एडिशनल न्यूमेरिकल्स भी अपने एंड से कुछ ना कुछ किए होंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इसे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वेक्टर का एक पार्ट हमने अभी तक किया है और जो दूसरा पार्ट है जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो पार्ट हमारा करना भी बाकी है। तो बच्चों जो पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं वेक्टर का, उसमें हम लोगों ने अभी तक जो पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ पढ़ा है उस लॉ को हम लोग यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा मेजर जो टॉपिक है वो है कि अगर आपको एक प्लेन में एक वेक्टर दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो, एक्स जेड प्लेन हो, एक प्लेन में अगर आपको वेक्टर दिया गया है तो उस वेक्टर को आप रिजॉल्व किस तरीके से करेंगे। अब भाई बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस, तो अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर दिया जा सकता है आपको अलग अलग मैग्नीट्यूड का। उन सारे वेक्टर्स को ना हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना है। यानी कोई एक वेक्टर जो आपको एक्स वाई प्लेन में दिया गया है उस वेक्टर को आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा, वो है यूनिट वेक्टर। We need to understand what is unit vector। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यूनिट का मतलब वन और वेक्टर यानी कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन के बराबर है। तो अगर मैग्नीट्यूड बच्चों वन के बराबर, जैसे एक वेक्टर हम लिखते हैं, वेक्टर हमारा क्या होता है? वेक्टर हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, combination of magnitude and direction, यही होता है ना। अब यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन के बराबर है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की जगह वन लिखूं तो वन इंटू डायरेक्शन क्या मिलेगा हमें? वन इंटू डायरेक्शन हमें सिर्फ डायरेक्शन मिलेगा। यानी यहां से आप क्या समझ रहे हैं कि कोई भी एक यूनिट वेक्टर अगर आप ड्रॉ करते हैं, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन के बराबर है, अगर इस तरीके का आप कोई वेक्टर ड्रॉ करते हैं तब वो वेक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। ऑलराइट, तो आप कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है और वो किसी ना किसी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर having magnitude, a vector having magnitude equal to 1। ठीक है, a vector having magnitude equal to 1 which gives information about a particular direction, about a particular direction। ठीक है, तो कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन के बराबर हो और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? तो आप समझिए इस बात को कि यूनिट वेक्टर ये आपको डायरेक्शन बताता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ठीक है, आप कह सकते हैं इट इज यूज्ड only to specify direction, केवल डायरेक्शन बताने के काम में आता है। और यूनिट वेक्टर का ना कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। तो इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि
कोई भी ऐसा वेक्टर में आपके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, कोई भी आप वेक्टर ले लो, अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तब वो वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा, और कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो हमने यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इस तरीके के वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर का सिर्फ एक ही काम है, डायरेक्शन बताना, ना तो इसका कोई यूनिट है ना ही इसका कोई डायमेंशन होता है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब समझिए एक बात को, जैसे वेक्टर मैंने लिखा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर दिया हो उसे मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड, वेक्टर क्या है, वेक्टर हमारा होता है मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन। कोई भी एक वेक्टर आपको दिया है तो उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ए वेक्टर कह रहा हूं तो उस ए वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, 3, 5, 9, 15, 44, कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और साथ ही साथ वो किसी न किसी डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए। और उस वेक्टर को मैं उसके खुद के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दूं, उस वेक्टर को अगर मैं उसके खुद के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड दोनों तो कट जाएंगे, ये हमारा क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, यानी कि ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो सपोज करो कि हमारे पास एक वेक्टर है, लेट अस कंसीडर अ वेक्टर, एक वेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं ए वेक्टर। तो इस ए वेक्टर के लिए जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिंबल ए कैप। जैसे वेक्टर हमारे पास होता है कोई भी, तो उसके लिए ऐसे हम एरो डालते हैं, यूनिट वेक्टर के ऊपर हम इस तरीके से एक कैप डाल देंगे, इसे टोपी बना देंगे, ठीक है। तो ए के ऊपर अगर आपने कैप डाला हुआ देखा यानी कि ये यूनिट वेक्टर है। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो कोई भी यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका होता है, पहले आप वेक्टर लिखिए यानी ए वेक्टर, और उसके बाद फिर आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो ए वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड से हमने इसे डिवाइड कर दिया, यानी कि जो यूनिट वेक्टर ए कैप हमारा है वो हो जाएगा इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर जो हमारा है उसे हम लोग डिफाइन करते हैं एज द, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ अ वेक्टर divided by या a vector divided by its magnitude, the ratio of vector and its magnitude, ये हमारा यूनिट वेक्टर आता है। क्लियर है बच्चों, तो आप समझ रहे हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो और वो किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करे, उस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम में आता है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर होता है, और ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो कोई भी एक वेक्टर अगर आपको दिया गया है, उस वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड करते हैं तो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका डायरेक्शन बचेगा। और सिर्फ डायरेक्शन क्या बताता है, यूनिट वेक्टर बताते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर और उसका अगर यूनिट वेक्टर आपको निकालने को बोल रहा है, ठीक है, यूनिट वेक्टर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो वो कैसे निकालेंगे आप उस वेक्टर को लिखेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर देंगे। यूनिट वेक्टर को पहचानने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप जो भी यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, जिस चीज के कॉरेस्पॉन्डिंग आप यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं वो सिंबल लिखिए और उसके ऊपर एक कैप लगा दीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर एक चीज और यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग सीखेंगे, फिर हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों हम लोग जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, जैसे जब हम प्लेन की बात करते हैं तब दो डायरेक्शंस हमारे पास होते हैं, दो एक्सिस हमारे पास होते हैं। उस एक्सिस को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस, ये तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास होते हैं। तो हम लोग इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर डिफाइन करने जा रहे हैं। यूनिट वेक्टर
along कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सेस लिखा है मैंने, AX ES यानी एक से ज्यादा एक्सेस, प्लूरल। तो यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहले जरा उस कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। देखिए जो z एक्सिस मैंने बनाया है ये एक्चुअली में इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। x एक्सिस और y एक्सिस अगर इस प्लेन में लाई कर रहे हैं तो जो z एक्सिस है इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ होना चाहिए, आपकी तरफ। लेकिन चूंकि आपकी तरफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर है ये, तो इसलिए हमने इसको इस डायरेक्शन में शो किया। ये आपका z एक्सिस है, ठीक है। अब समझिए इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग, ये हमारा ओरिजिन है, इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करने जा रहे हैं। तो x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हमारा है, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम लोग i कैप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे हम लोग j कैप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है उसे हम लोग k कैप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ठीक है, वैसे ही यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस और यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। क्या लिखेंगे इसको? ये हमारा i कैप होता है, ये हमारा j कैप होता है और ये हमारा k कैप होता है। कैसे पढ़ेंगे? i कैप, j कैप, k कैप। तो कोई भी एक वेक्टर अगर आप देखते हैं और उस वेक्टर के साथ, उस वेक्टर में अगर i कैप लगा हुआ है तो आप समझ जाएं कि वो वेक्टर x एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है। कोई भी वेक्टर आप देखते हैं जिसमें यूनिट वेक्टर j कैप लगा हुआ है यानी वो y एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा है, और k कैप लगा हुआ है यानी वो z एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा है। तो इन तीन यूनिट वेक्टर्स को हम लोग यूज करने जा रहे हैं वेक्टर को जब हम ये रिजॉल्व करेंगे उसमें। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब वेक्टर्स का रेजोल्यूशन सीखते हैं। किस तरीके से आपको जब कोई वेक्टर दिया गया होगा, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको एक वेक्टर मिलेगा, है ना, जैसे फोर्स आपको मिलेगा किसी डायरेक्शन में एक्ट करता हुआ, एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में एक्ट करता हुआ। तो आप उन वेक्टर्स को किस तरीके से रिजॉल्व करें, किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्लेन है, ये इस प्लेन का ओरिजिन है, ये इसका x एक्सिस है और ये इसका y एक्सिस। क्लियर है? हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्लेन है, xy प्लेन, और उस xy प्लेन में हमारे पास एक पार्टिकल है, सपोज करें p, ठीक है। xy प्लेन में क्या है हमारे पास? एक p पार्टिकल। इस p पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इस p पार्टिकल के पोजीशन को जानने के लिए हम वेक्टर ओरिजिन से इस p पार्टिकल तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओरिजिन से कहां तक ड्रॉ करेंगे? ओरिजिन से हम p पार्टिकल तक ड्रॉ करेंगे। तो ये OP वेक्टर जो हमारा बन रहा है, इसे सपोज करो कि मैं कह दे रहा हूं a वेक्टर, ठीक है, इसे मैंने कह दिया a वेक्टर। अब जाहिर सी बात है ये जो वेक्टर है ये आपका xy प्लेन में लाई कर रहा है। हम चाहेंगे कि अगर ये वेक्टर किसी तरीके से, अगर इस वेक्टर को किसी तरीके से हम x एक्सिस और y एक्सिस के टर्म्स में लिख सकें, चाहे किसी भी तरीके का आपको वेक्टर दिया गया है xy प्लेन में, उस वेक्टर को अगर आप x एक्सिस और y एक्सिस के टर्म्स में लिख सकेंगे तो आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? क्योंकि x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है उसके बारे में हमें पता है, y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन हमें पता है, लेकिन ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन तो हमें नहीं पता है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि जो वेक्टर हमें प्लेन में दिया गया, चाहे कैसा भी वेक्टर, किसी भी तरीके का वेक्टर जो हमें प्लेन में दिया गया है, उस वेक्टर को हम हमेशा उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म्स में लिख सके। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि जो वेक्टर आपके पास है
इस वेक्टर का आपको एक टेल नजर आ रहा है, वो पॉइंट जहां से की शुरुआत हो रही है यानी ओरिजिन, और एक पॉइंट आपको दिख रहा है जहां पर कि वेक्टर का हेड है, वो पॉइंट जहां तक ये वेक्टर आपका है। तो इस वेक्टर के हेड से आपने क्या करना है कि इस वेक्टर के हेड से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। इस वेक्टर के हेड से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको वाई एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पर ये आकर मीट कर रहा है, क्यों ना ओरिजिन से हम एक वेक्टर ड्रॉ करें इस पॉइंट तक। ये वेक्टर ड्रॉ हो रहा है ना, मैं इस वेक्टर का नाम दे दे रहा हूं a1 वेक्टर, और उसी तरीके से मैं ओरिजिन से y एक्सिस के अलोंग जिस पॉइंट पर आकर मीट कर रहा है, अगर मैं वहां तक एक वेक्टर ड्रॉ करूं तो इस वेक्टर को मैं नाम दे दे रहा हूं a2 वेक्टर, ठीक है। अब जो a1 वेक्टर है, समझिए, फिर से आप समझिए इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक xy प्लेन है, और उस xy प्लेन में हमारे पास एक पॉइंट है P। इस तरीके से P पॉइंट आपका इस प्लेन में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, हमने यहां पर ड्रॉ कर रखा है। इस P पॉइंट का पोजीशन अगर हम जानना चाहें तो हमें P पॉइंट के लिए एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। वो पोजीशन वेक्टर हम लोग ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन से P पॉइंट तक जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया OP वेक्टर, उसका नाम हमने दिया है A वेक्टर। इस वेक्टर का जो टेल है वो O पॉइंट पर है, और हेड जो है वो P पॉइंट पर है। तो हमने क्या किया है कि जो हेड हमारा है, इस हेड से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं x एक्सिस पे, और इस हेड से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं y एक्सिस पे। जो परपेंडिकुलर x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर आकर मीट करता है, उसे सपोज करो कि उस पॉइंट तक ओरिजिन से एक वेक्टर हम उस पॉइंट तक ड्रॉ कर देते हैं, जहां ओरिजिन पे उसका टेल है और जिस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर आ रहा है वहां पर उसका हेड। इसे हम लोग ax वेक्टर कह देते हैं, ठीक है। और वैसे ही हमने y एक्सिस के लॉन्ग ड्रॉ कर दिया है जो वेक्टर, उसे हम लोग ay वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? तो अब सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि भाई ax वेक्टर हमारा क्या है। तो ax वेक्टर कैसे मिला है हमें? जब हमने a वेक्टर के हेड से x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया है, तो इसीलिए ax वेक्टर को हम कहते हैं कंपोनेंट, यानी कि इसका एक हिस्सा है। कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट है? ax वेक्टर। a वेक्टर से मिल रहा है ना, इसलिए कंपोनेंट है a वेक्टर का। कौन से डायरेक्शन में? अलोंग x एक्सिस, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग x एक्सिस। और उसी तरीके से ay वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? ay वेक्टर हमारा है कंपोनेंट, ये भी तो a वेक्टर का ही कंपोनेंट है। कौन से डायरेक्शन में? अलोंग y एक्सिस, है ना। ax हमारा कंपोनेंट है a वेक्टर का, यानी a वेक्टर की आप एक तरीके से समझिए परछाई, उसका एक हिस्सा है x एक्सिस के अलोंग, और ay है कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर y एक्सिस के अलोंग। तो देखिए, अगर सपोज करें कि ये जो ax वेक्टर आपको मिल रहा है, ये जो वेक्टर है इसका कुछ ना कुछ लेंथ होना चाहिए। सपोज करें कि इसका लेंथ हमारा a1 के बराबर है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इसकी डायरेक्शन। तो ax वेक्टर का की जो लंबाई है, अगर वो a1 के बराबर है, ठीक है, और चूंकि ये पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रहा है, और याद करें पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग हमने एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया था i कैप, यानी पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन हमें i कैप से मिलता है, तो हमने डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही जो ay वेक्टर है, इस ay वेक्टर की लेंथ अगर a2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा a2 इंटू j कैप। अब मुझे बताइए कि अगर ये मेरा ay है, तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है P पॉइंट से x एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर y एक्सिस के पैरेलल है ना। तो अगर ये आपका ay है वेक्टर है, तो ये भी तो आपका ay वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। ये O है, ये P है, और इस पॉइंट को हम लोग Q कह देते हैं। तो अगर OPQ अगर आप देखें तो यहां पर ये तो परपेंडिकुलर है, लेकिन इस ट्रायंगल में आप नोटिस करें ax वेक्टर और ay वेक्टर, इन दोनों को हमने किस तरीके से ज्वाइन किया है? ax वेक्टर के हेड पे ay वेक्टर के टेल को हमने रखा है, और ये जो a वेक्टर है वो क्या है? ax वेक्टर के फ्री टेल से ay वेक्टर के फ्री हेड तक हमने एक
वेक्टर ड्रॉ किया वो हमारा ए वेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ अगर हम देखें तो ए वेक्टर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है यहां पर, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, है ना। और यहां से हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं ए वन आई कैप, और ए वाई को हम लोग लिख सकते हैं ए टू जे कैप। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। देखिए हमने क्या किया, हमने ए वेक्टर को आई कैप और जे कैप के अलोंग रिजॉल्व कर दिया है, इसे हमने बांट दिया है, और फिर जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर है और वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर है, इन दोनों के टर्म्स में हमने ओरिजिनल वेक्टर को लिखा है। ठीक है, अब इसी तरीके से समझिए कि अगर मैं एक और सेम तरीके से एक बनाता हूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा पी पॉइंट था, ठीक है, जो हमने ड्रॉ कर रखा है ओपी वेक्टर, और ये एंगल अगर हमें दिया होता थीटा, ठीक है, थीटा अगर हमें एंगल दिया हुआ है तो उस केस में कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो फिर से वही मेथड है कि पी पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। कहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस पे, ये आपका a1 वेक्टर के बराबर आ रहा है, यही किया है ना हमने यहाँ पर ax वेक्टर के बराबर, और p पॉइंट से y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है वो आपका ay वेक्टर के बराबर आ रहा है ना, तो ये भी आपका ay वेक्टर हो गया। अब ये 90 डिग्री है और ये आपका a वेक्टर है। अब जरा देखते हैं कि ax हमारा क्या है। ax वेक्टर को, जैसे यहां पर a1 i कैप लिखा है, मैं यहां पर ax वेक्टर को लिखने जा रहा हूं a cos थीटा, क्या लिख सकते हैं, इंटू आई कैप। देखिए आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है, आपने पढ़ा कि ट्रिगोनोमेट्री में जो cos थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो बेस है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा को आप क्या लिखेंगे, cos थीटा आपका हो जाएगा बेस, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो बेस जो है आपका वो हो जाएगा इक्वल्स टू ax भाई, ax का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, सपोज करो मैं उसको ax कह दे रहा हूं, ठीक है, या हमने यहां पर a1 कहा है तो इसको हम लोग a1 कह देते हैं, चलिए ax लिखते हैं, ठीक है, वेक्टर है ना, और डिवाइडेड बाय इसका अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, a। अब मैं अगर इसको इधर ले जाऊं तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू a cos थीटा, ठीक है, a cos थीटा हमारा, अभी छोड़ दीजिए इसको, मैग्नीट्यूड को छोड़ दीजिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख के डायरेक्शन को छोड़ देते हैं। तो ax वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये हमारा a1 के बराबर है, ठीक है, और वैसे a2 यानी कि जो ay वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये क्या आ जाएगा, उसी ट्रिगोनोमेट्री से a sin थीटा, क्लियर है। तो a वेक्टर जिसे हमने a1 i कैप प्लस a2 j कैप लिखा है, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू a1 की जगह लिख लेंगे a cos थीटा i कैप प्लस a2 को लिख लेंगे a sin थीटा j कैप। ऐसे भी तो हम a वेक्टर को लिख सकते हैं, अगर एंगल हमें पता है और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है तो इस वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं। अब नोटिस कीजिए, इसे मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यहां से हमारा क्या आ रहा है, a1 a cos थीटा के बराबर है और a2 a sin थीटा के बराबर है। तो
a1 हमारा a cos थीटा के बराबर आ रहा है और a2 जो हमारा है वो a sin थीटा के बराबर आ रहा है। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना है a वेक्टर का। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर सपोज करें 3 कह देता हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना होगा। स्क्वायरिंग 3 और 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो a1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर, इधर हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और वैसे ही a2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और अब अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड देखिए a स्क्वायर कॉमन है, इस a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आएगा ना। और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कि 1 के बराबर होता है, यानी a स्क्वायर आपका आ गया इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है a वो हो जाएगा इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5 जो कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है। और वैसे ही अगर आपको डायरेक्शन जानना है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर अगर आपको जानना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 3। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा a2 बाई a1, पहले इक्वेशन 4 इसको डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 3 से, तो राइट हैंड साइड हो गया a2 बाई a1 और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा a sin थीटा अपॉन a cos थीटा। a से a कट गया, sin थीटा बाई cos थीटा हो गया tan थीटा। यानी डायरेक्शन कैसे मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा आपको थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a2 बाई a1। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो हमने किया क्या है बच्चों, हमने बेसिकली अब जरा देखें, ये हमने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने निकाले हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने निकाले, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक xy प्लेन में कंसीडर किया कि हमारे पास एक P पॉइंट है, उस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, उसे A वेक्टर कह रहे हैं, और फिर इस A वेक्टर को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म्स में रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। इसलिए P वेक्टर से हमने x और y एक्सिस दोनों पे परपेंडिकुलर लिया है। जो परपेंडिकुलर आपका x एक्सिस पे आ रहा है उसको आपने ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, उसे ax वेक्टर कहा, और वैसे ही y एक्सिस वाले को ay वेक्टर कहा है। ठीक है, दोनों केसेस में। अब जो ax वेक्टर है वो इस a वेक्टर का कंपोनेंट आ रहा है x एक्सिस के अलोंग, और ay वेक्टर जो है वो a वेक्टर का कंपोनेंट आ रहा है y एक्सिस के अलोंग। अब ये जो वेक्टर है ax वेक्टर, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसे हमने a1 कहा है, i कैप से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि इसकी डायरेक्शन i कैप है। वैसे इसे a2 कहा है, इसके मैग्नीट्यूड को j कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब अगर मैं ay को इधर शिफ्ट करूं, ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग a वेक्टर क्या हो जाएगा, ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, क्योंकि ये हेड टू टेल जॉइंट है और ये तीसरा साइड है ट्रायंगल का। तो ax की जगह मैंने लिख दिया a1 i कैप और इसकी जगह a2 j कैप, और एंगल के टर्म्स में रिजॉल्व करने पर a1 इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मिल रहा है a cos थीटा और इसका मैग्नीट्यूड मिल रहा है a sin थीटा। ये हमारा उसके टर्म में हमने वेक्टर लिख दिया। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, इसको हमने यहां पर लिखा, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड किया, तो जो a वेक्टर है, ये जो ओरिजिनल a वेक्टर हमारे पास है, इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, और जब इन दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड किया तब डायरेक्शन मिल गया।
यानी कोई भी वेक्टर अगर आपको एक प्लेन में दिया गया है तो उस वेक्टर का जो कंपोनेंट है उस टर्म में अगर आप रिजॉल्व करेंगे तब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर आना चाहिए, और जो एंगल है वो tan इनवर्स ऑफ a2 बाई a1 या फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू a2 बाई a1 आना चाहिए। इस चीज को आप नोट कर लें, इस चीज को याद रखेंगे, लेकिन हमेशा नोट याद करिएगा कि ये जो मैंने फॉर्मूला निकाला है ये जनरल फॉर्मूला नहीं है। जनरल फॉर्मूला तो इसका था रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, इसका था tan बीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, है ना, वो उसका जनरल फॉर्मूला था। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है, जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं तब ये फॉर्मूला हमारा वैलिड होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसी को देखकर हम लोग 3 डायमेंशन के लिए, जैसे हमने 2 डायमेंशन के लिए लिखा, 3 डायमेंशन के लिए हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो हमने याद कीजिए जो x एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है उसे हमने क्या लिखा था, उसे हमने लिखा था a1 i कैप, और y एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर था उसे हमने लिखा था a2 j कैप। तो a वेक्टर जो कि हमारा ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर के बराबर है, जिसे हम लोग a1 i कैप प्लस a2 j कैप कहते हैं। तो इस a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये हमारा क्या आया था बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। और समझिए इस बात को, a1 क्या है, a वेक्टर का जो x कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड, और a2 क्या है, a वेक्टर का जो y कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड। कई जगह आपको यहाँ a1 की जगह ax और a2 की जगह ay लिखा आएगा, तब वो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है, आप इसी को ख्याल रखिएगा। ये तो हमने 2 डायमेंशन के लिए किया था। अब इसी को अगर हम 3 डायमेंशन के लिए करते हैं तो 3 डायमेंशन के केस में आप x एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करेंगे a वेक्टर को, तो x एक्सिस के अलोंग ये आपका हो जाएगा a1 i कैप ax, वैसे y एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व होकर हो जाएगा a2 j कैप y एक्सिस के अलोंग, और z एक्सिस के अलोंग हो जाएगा az वेक्टर, ये हो जाएगा a3 k कैप, है ना। तो जो a वेक्टर हमारा है वो हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर। ठीक है, जो कि आपका हो जाएगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये आपका a वेक्टर हो गया। और अब यहां पर अगर आप मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप जानना चाहते हैं तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा इक्वल्स टू, यहां से देख के आप बता सकते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एंगल यहां पर, जैसे यहां पर हमने एंगल लिखा था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू ay बाई ax। ठीक है, तो हम लोग एंगल हमेशा एक प्लेन में निकालते हैं, प्लेनर एंगल। जो 3 डायमेंशन में एंगल होता है वो सॉलिड एंगल होता है, वो आपको यहां पर नहीं निकालना है। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जरा इसका एक एनालिटिकल मेथड करेंगे और आज की क्लास को हम एंड करेंगे। चलिए एक एनालिटिकल मेथड हम लोग देखते हैं। Analytical method of adding vectors। ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग आज जो हमने पढ़ा है इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिंग वेक्टर्स। सपोज करें कि आपके पास, पहले हम लोग 2 डायमेंशन की बात करते हैं।
सपोज करें कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जो कि दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप, और आपके पास एक वेक्टर है b वेक्टर जो कि है b1 i कैप प्लस b2 j कैप। ठीक है, और आपसे कह रहा है फाइंड करने को r वेक्टर, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये r वेक्टर हमारा किसके बराबर होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट है, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर के बराबर होना चाहिए, है ना। तो अगर आप a वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे? a1 i कैप प्लस a2 j कैप, फिर इसमें ऐड करेंगे b वेक्टर यानी कि b1 i कैप प्लस b2 j कैप, है ना। अब देखिए इसमें करना क्या है, i कैप वाले टर्म को एक साथ लिख दीजिए, a1 i कैप प्लस b1 i कैप, और उसी तरीके से जो y एक्सिस मतलब j कैप वाले टर्म है उसे हम लोग एक साथ लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर i कैप हमारा कॉमन है, इसे हम लिख सकते हैं a1 प्लस b1 इंटू आई कैप, और वैसे ही a2 प्लस b2 इंटू जे कैप, ये आपका r वेक्टर हो गया। अब समझिए a1 प्लस b1 क्या है। ये a1 और b1 क्या है? a1 क्या है? a वेक्टर का x कंपोनेंट, x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड, और b1 है b वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है। यानी जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का जो x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो इन दोनों के इंडिविजुअल x एक्सिस के कंपोनेंट का सम होगा। वैसे y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो इंडिविजुअल y एक्सिस के कंपोनेंट का सम है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आप, मैं एक क्वेश्चन आपको 3 डायमेंशन में दे रहा हूं, बड़ा आसान है, ये आप कर लीजिए। ए वेक्टर आपको दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और b वेक्टर जो है ये आपको दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और आपसे कह रहा है फाइंड r वेक्टर। तो r वेक्टर यहां पर फिर से क्या हो जाएगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों का सम जरा आप निकालें, वीडियो को पॉज करके, और इन दोनों का सम जरा निकाल कर बताएं क्या होगा। कर लिया बच्चों? आपने लिखा होगा a वेक्टर की जगह a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप लिखा है ना, और b वेक्टर की जगह आपने लिखा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और फिर रिजल्टेंट r वेक्टर निकालने के लिए आपने ऐड किया होगा, i वाले कंपोनेंट को एक साथ ऐड किया, j वाले कंपोनेंट को एक साथ ऐड किया, और k वाले कंपोनेंट को एक साथ ऐड किया। यही किया ना। यहां बाहर आपने लिख दिया होगा i कैप और अंदर लिखा होगा a1 प्लस b1। यहां आपने लिखा है a2 प्लस b2, और यहां आपने लिखा है j कैप, और यहां आपने लिखा है a3 प्लस b3, और यहां आपने लिखा है k कैप। ठीक है, तो आप इस r वेक्टर को लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं r1 i कैप प्लस r2 j कैप प्लस r3 k कैप, जहां पर r1 वेक्टर जो हमारा है वो हमारा है a1 प्लस b1, r1 वेक्टर नहीं r1, r2 हमारा है a2 प्लस b2, यानी r1 क्या है? दोनों वेक्टर्स के x कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का सम। r2 क्या है? दोनों वेक्टर्स के y कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का सम।
और R3 क्या है, A3 प्लस B3, यानी दोनों वेक्टर्स के z कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का सम, है ना? क्लियर है? तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से एनालिटिकली वेक्टर को ऐड करना है, किस तरीके से रिजॉल्व करना है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ क्या है, एक वेक्टर को अगर हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स इक्वल कब हैं, इस तरीके से फ्री वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी वेक्टर्स में। इतनी चीजों को हमें फिजिक्स में थ्रू आउट यूज करना है। अब और ज्यादा डिटेल में आप वेक्टर्स पढ़ेंगे अपने क्लास 12 के मैथमेटिक्स के वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स में, तो वहां पर आप ज्यादा डिटेल में पढ़िएगा, लेकिन फिजिक्स में जितना यूज करना उतना हमने सीखा है। इसको आप, मेरी सलाह अगर आप ले तो 2-3 बार अच्छे से पढ़ जाए, ठीक है बच्चों? तो वेक्टर्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो न्यूमेरिकल में आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो आज जो हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड कुछ 7-8 न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो अच्छे से पढ़कर अगले लेक्चर आइएगा, अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। थ्योरेटिकल पार्ट आपका जब तक वीक है तब तक न्यूमेरिकल पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है, और अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन अपना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी दोनों इंटरलिंक्ड हैं, तो कोई भी एक कमजोर नहीं होना चाहिए, दोनों को अच्छे से करना है आपने। तो बच्चों, अगर आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि कोई वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तब आप तक वो इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के तौर पर पहुंच जाए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखकर कुछ सीख सकें, और अगर आप और ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से और ज्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को, इंस्टीट्यूट में क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरों को रेकमेंड भी कर सकते हैं ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। तो आज हम लोग यहाँ पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं, अगली क्लास में मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और आप पढ़ाई करिएगा, ठीक है? ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, उसके लिए आप अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करके रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टडी।